देखो हमने अभी तक छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति को देखा था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हमको 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। इन 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष होता है। मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे ये भी हमने देखा था। मगध के उत्कर्ष के साथ ही धीरे धीरे करके क्या है वो अन्य जनपदों को अपने में मिलाते जाता है। उसने अंग को मिलाया, वैशाली को मिलाया, अवंती को मिलाया, और ये एक दिन में नहीं हुआ है। मगध का उत्कर्ष हमको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पास दिखाई देता है और उसके बाद पहले उस पर हर्यक वंश का शासन होता है। हर्यक वंश के बाद वहां पे नाग वंश आता है और फिर क्रमिक रूप से वहां पर अंत में हमको मौर्य वंश दिखाई देता है। और मौर्य वंश आते आते तक लगभग पूरे भारत में मगध की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है। मतलब देखो ये मगध जनपद था और मगध जनपद की लोकेशन को तो आपको समझ ही आ रहा होगा मैप में, बिहार पटना। यहां पर ये अपना विस्तार करना चालू करता है और ये एक दिन में नहीं हुआ। हर्यक, हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश और मौर्य, ठीक है। एक्सपांशन, अपने आप को मगध फैला रहा है। हर्यक वंश में उन्होंने कहा कि इतना का था, फिर नागवंश उसको थोड़ा सा बढ़ाता है, नंद वंश और बढ़ाता है, और मौर्य वंश फिर क्या है पूरा भारत कर लेता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली होता है और सभी जनपदों को आपस में मिला लेता है। फिर यहां पर जो जनपद थे, महाजनपद जिसको हम कह रहे हैं, इन महाजनपदों के साथ साथ यहां हमने कुछ क्या है गणतंत्रों को भी देखा था। गणतंत्र थे छोटे छोटे, इन गणतंत्रों की स्वतंत्रता को भी इस मगध ने समाप्त कर दिया। मतलब कुछ गणतंत्रों को कोसल जीत लेता है, लेकिन अंततः तो मगध की ही राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है और मगध ही बसता है। और देखो मौर्य साम्राज्य समाप्त होगा 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य समाप्त कब होगा? 185 ईसा पूर्व। तो देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब लगभग हम यहां से देखें 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से मगध का उत्कर्ष होना चालू होता है और 600 से 185 ईसा पूर्व मतलब अब मान के चलो लगभग 400 साल लगे हैं। 400 साल में मगध अपने आप को इस्टेब्लिश करता है और अन्य सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। जब इन 400 वर्षों में मगध ये सब कुछ हो रहा था मगध में, इसी समय हमने देखा था भारत का उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा, जहां पर हमको देखो गांधार जनपद दिखाई दिया था। गांधार, कंबोज और मद्र, पंजाब, ये वो एरिया था। अब देखो यदि आप फिजिकल दूरी देखोगे मगध और इसकी बहुत दूर थी, लेकिन हमने ये भी देखा था कि मगध के शासकों ने गंधार के शासकों से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। ये हमने देखा था मगध के उत्कर्ष में। इस वाले क्षेत्र में जब मगध अपने आप को फैला रहा था, अपना राजनीतिक एक्सपांशन कर रहा था, जीत रहा था, उस समय यहां पर क्या हो रहा था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ये जो कंधार, गंभोज, मद्र, गण, और यहां पर भी गणतंत्र थे, देखे थे ना, मालव गणतंत्र था, शूद्रक गणतंत्र था, अंबस्ट गणतंत्र था, छोटे छोटे गणतंत्र यहां पर भी थे। तो कुछ हमको राजतंत्र भी दिखाई देते हैं और कुछ गणतंत्र भी दिखाई देते हैं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के आसपास, उत्तर पश्चिम वाले एरिया में। अब देखो जब यहाँ पर मगध शक्तिशाली हो रहा था और धीरे धीरे मगध अपने आप को फैलाएगा और मगध एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित होगा। कब? नंद वंश आते आते तक मगध बहुत बड़ा हो जाएगा और मौर्य वंश में तो फिर वो सबको खत्म कर देगा। भारत में केवल एक राजनीतिक सत्ता दिखाई देगी, मौर्य। अफगानिस्तान से लेके दक्षिण भारत तक एकमात्र राजनीतिक सत्ता होगी मौर्य। उसके पहले नंदों ने भी बहुत बड़े एरिया पे अपने मगध का एक्सपांशन कर लिया था। लगभग उत्तर भारत तो पूरा नंदों के कब्जे में था। जब मगध अपने यहां पर राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहा था, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ये सब लोग आपस में ही संघर्षरत थे, आपस में
संघर्ष रत, मतलब देखो आपस में लड़ेंगे, जो महाजनपद था उसका विभाजन हो जाएगा और छोटे छोटे राज्यों के रूप में टूट जाएंगे। ले देखे ये आपस में थे, तो यहाँ पे एक राज्य बहुत शक्तिशाली होते जा रहा है, तो ये आपस में संघर्षरत है, ये मगध धीरे धीरे फैलते 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 यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है मगध यहां पर लड़ाई लड़ेगा। जैसे मगध यहां पर अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित कर रहा है, इसी समय ईरान ईरान में एक साम्राज्य स्थापित हुआ था, हकमानी हकमानी डायनेस्टी। हकमानी साम्राज्य भी ईरान का फैलाव कर रहा था, जैसे यहां पर मगध फैल रहा है, यहां पर ईरान फैल रहा है, और ये इन्होंने अपना एक्सपांशन दोनों साइड किया है, पश्चिम में भी पूरब में भी। अब देखो जब ईरान से हकमानी साम्राज्य आएगा और यहाँ पर ये लोग आपस में संघर्षरत है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको फायदा मिलेगा। ये तो छोटे छोटे आपस में संघर्षरत है, आक्रमण कर दो और इनके क्षेत्र को जीत लो। तो ये ईरान यहाँ पर एक बड़े प्रांत की स्थापना करेगा। फिर ईरान के नीचे आप मैप में देखोगे एक क्षेत्र है यूनान, जिसको वर्तमान में ग्रीस भी कहते हैं। आजकल एक अलग देश बन गया है मैसेडोनिया, मैसेडोनिया को अलग ही देश बना दिया है। मैसेडोनिया देखोगे मैप में, अभी बहुत चर्चा में था मैसेडोनिया। ये यूनानी भी अपना साम्राज्य विस्तार करते, और यहां से तो सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तारक कौन निकलता है? सिकंदर निकलता है। सिकंदर इनको जीतेगा और इधर धीरे से फिर इधर पहुंचेगा। जब सिकंदर यहां तक आएगा तो मगध की राजनीतिक सत्ता भी यहां तक पहुंच जाएगी। मतलब समझ रहे ना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति में अब हमको विदेशी आक्रमण चालू होना शुरू हो जाता है। विदेशी आक्रमण प्रारंभ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और किस एरिया में? इस एरिया में। अभी इधर नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब विदेशी आक्रमण आएगा तब तक मगध ताकतवर रूप से स्थापित हो चुका होगा, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका होगा। यदि यहां पर भी कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित होता, जैसे गांधारी अपने आप को बहुत बड़ा कर लेता मगध के जैसा और इस पूरे एरिया को जीत लेता, तो शायद ये हकमानी इस एरिया पर अपना कब्जा नहीं कर पाते, और हकमानियों के बाद यूनानी भी इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाते। मतलब पहले ईरानियों हकमानियों ने किया और फिर यूनान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो भारत में यहां पर हमको विदेशी आक्रमण का प्रमाण मिलना चालू हो जाता है। तो देखो अब हमको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति में देखना है भारत पर विदेशी आक्रमण। समझ रहे हैं ना? ये पॉलिटिकल सिचुएशन दिमाग में रहे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद विदेशी आक्रमण हुए तो उस समय स्थिति क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। और भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण किया था वो थे ईरान में। देखो यहीं से शुरुआत है। हम भारत का इतिहास पढ़ना चालू किया है तो सबसे पहले भारत पर किसका क्या है? आर्यों का आगमन होता है। अब आक्रमणकारी थे नहीं थे, लेकिन इनका स्थानीय लोग से संघर्ष अवश्य होता है। तो भारत पे यदि कहा जाए कि पहले आक्रमणकारी आर्य थे, भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? आर्यों के द्वारा। लेकिन तब हमको कोई ऐसे बड़े युद्ध नहीं है, छोटे मोटे युद्ध देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी राजनीतिक सत्ता थी नहीं। तो यदि पूछा जाए कि भारत पर पहला विदेशी आक्रांता कौन था? ठीक है ना? अब इनको हम आक्रमणकारी इसलिए नहीं कह सकते हैं, एक शब्द आक्रांता, क्योंकि क्या है कि जब आर्य यहां पर आए तब यहां पर कोई बड़ी राजनीतिक सत्ता थी नहीं, और बड़ी राजनीतिक सत्ता थी नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग युद्ध करके यहां पर राजनीतिक सत्ता स्थापित किए। वो यहां पर आके बस जाते हैं, यहां के स्थानीय लोगों से उनका संघर्ष हुआ था, कोई बड़े युद्ध नहीं हुए थे। एक दशरथ युद्ध का प्रमाण मिलता है, लेकिन वो भी उनका आपस की ही लड़ाई थी। लेकिन हाँ, पहला
फॉरेनर जो भारतीय भूमि पर आया वो कौन थे? आर्य। आर्य के बाद जो आए वो ईरानी। ईरानी, ठीक है ना। और ईरानी, ईरानी हकमानी डायनेस्टी, हकमानी वंश, ठीक है। और ये हकमानी वंश थे लगभग 516 ईसा पूर्व। आर्य तो थे 1500 ईसा पूर्व। इनके बारे में तो कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर ईरानियों के बाद नंबर आता है यूनानियों का। यूनानी, यूनानी मतलब वही ग्रीस, सिकंदर। और यूनानी आए लगभग 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। अब देखो ये लिस्ट रुकने वाली नहीं है, लगातार विदेशी आक्रमण भारत पर होते रहे। ईरानी आएंगे, यूनानी आएंगे, अक्षक आएंगे, कुषाण आएंगे, पार्थियन आएंगे, बहुत लंबा इतिहास चलेगा। अंग्रेजों के आने तक ये क्रम लगातार चलते रहेगा। मतलब आप यदि पूरा एक क्रम देख लोगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण, तो आपको आर्यों के बाद से पूरा जानकारी मिलेगा। हाँ, लेकिन देखो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो ईरानी थे। क्योंकि पहले बताया ना, आर्य विदेशी थे, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के आसपास से आए थे, लेकिन कोई आक्रमणकारी के रूप में नहीं है कि वो सेना लेके आए। पशुपालक थे, खाना बदोश थे, जनजाति के रूप में घूमते रहते थे। तो घूमते फिरते उनने कहा कि इस भारत भूमि में प्रवेश करें, सप्त सिंधु प्रदेश में प्रवेश करते हैं। थोड़ा बहुत स्थानीय संघर्ष हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा आक्रमणकारी के रूप में सेना लेके नहीं आए हैं। सेना लेके आते हैं ईरानी, इनका युद्ध होता है। क्योंकि देखो जब ईरानी लोग आ रहे थे तब तक भारत में महाजनपद था, गांधार महाजनपद था, और छोटे छोटे गणतंत्र थे। तो अब इनका संघर्ष होगा। तो भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण है, पहला विदेशी आक्रमण कौन थे? ईरानी। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के नेतृत्व में हुआ। ईरानी के नेतृत्व में राजा कौन सा डायनेस्टी थी? हकमानी वंश, ठीक है ना। तो देखो इसी को हमको सबसे पहले पढ़ना है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा हुआ, हकमानी वंश के द्वारा, ठीक है। हकमानी वंश। अब देखो हकमानी वंश का जो शासक था वो था डेरियस। हकमानी वंश का जो शासक था वो था डेरियस प्रथम, या इसको दारा प्रथम भी कहते हैं, दारा फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, ठीक है। अब इस आक्रमण की जानकारी कैसे मिलती है? जानकारी के स्रोत। तो देखो यहां पर डेरियस फर्स्ट के 3 अभिलेख मिलते हैं। डेरियस प्रथम के 3 अभिलेख मिलते हैं, बेहिस्तून, परसिपोरस और नक्शे रुस्तम। बेहिस्तून, परसिपोरस और नक्शी रुस्तम। नक्शी रुस्तम, बेहिस्तून, परसिपोरिस, नक्शी रुस्तम, ये 3 अभिलेख मिलते हैं, इससे हमको जानकारी मिलती है। दूसरा, जानकारी के कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक, और साहित्यिक स्रोत में जानकारी मिलती है हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। और ये हेरोडोटस कौन है? इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता। इनकी किताब में भारत पर ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? कि ईरानियों ने भारत के 3 प्रांत, कौन कौन से? कंबोज,
तीन प्रांत, कंबोज, गंधार व सिंध क्षेत्र। गंधार और सिंध क्षेत्र को जीत लिया। कंबोज, गंधार और सिंध क्षेत्र को जीत लिया और इसको जीतकर फारस का 20वां साम्राज्य बनाया। फारस मतलब ईरानी, फारस का 20वां प्रांत बनाया। मतलब उस समय फारस में 19 प्रांत थे और ये हो गए, ये एरिया तीन क्षेत्र को मिला के कॉमन प्रांत बना दिया, 20वां प्रांत बनाया। और ये सब किसने किया? डेरियस प्रथम ने। और क्या जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है कि इस 20वें प्रांत से ईरानियों को 360 टैलेंट, टैलेंट मतलब स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होती थी। ईरानियों को इस 20वें प्रांत से, ये तीनों को मिलाकर उन्होंने एक प्रांत बना दिया था, इस 20वें प्रांत से उनको कितनी? 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति थी। उस समय उनकी मुद्रा टैलेंट के रूप में नापी जाती थी। टैलेंट के जो 360 स्वर्ण मुद्रा के रूप में प्राप्त होती थी। और देखो ये जो 360 टैलेंट थे, क्या लिखा है कि ये फारस साम्राज्य की कुल आय का 1/3 थी। फारस साम्राज्य की या ईरानियों की कुल आय का 1/3 थी। मतलब समझ रहे कितना है? उनके 19 प्रांत मिलके 2/3 कमा पा रहे हैं और ये अकेला एक प्रांत 1/3 कमा रहा है। मतलब ये सब मिलके 66% कमा रहे हैं और ये उनको 33। मतलब सोचो कितना महत्वपूर्ण था ये एक प्रांत। अकेला एक प्रांत उनकी राज्य की कुल आय का 1/3 उनको प्रोवाइड कर रहा था। ये मतलब बहुत संपन्न क्षेत्र था, ये बहुत संपन्न क्षेत्र था और इसलिए ईरानियों को इस का बहुत फायदा हुआ। अब देखो 516 ईसा पूर्व के आसपास ये आक्रमण होता है। डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम के बाद उसका लड़का बनता है। अब उसके बाद इस क्षेत्र की कोई स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है कि ये क्षेत्र क्या कितने लंबे समय तक ईरानियों के कब्जे में रहे, तो डेरियस प्रथम के मरने के बाद ये तत्काल स्वतंत्र हो गए, या कुछ समय तक, क्योंकि डेरियस का लड़का भी होता है और वो भी कुछ क्षेत्र में कब्जा करता है। लेकिन इसके बाद कोई स्पष्ट जानकारी हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ईरानी आक्रमण केवल इतना ही था। ईरानी आक्रमण केवल इतना ही था कि वो भारत में एक प्रांत स्थापित कर पाए और एक कंबोज, गंधार और सिंध क्षेत्र में ईरानी, मतलब कंबोज, गंधार और सिंध क्षेत्र किसका होगा? ईरानियों का। देखो ये सब चीज मैप में देखो, जब चीज अच्छे से समझ आएगी कि ईरान कहाँ है और कहां से ईरानी डेरियस प्रथम आया था और किस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया था उन्होंने, वो क्षेत्र अब ईरान का हो गया था। अब देखो ये ईरान का हो गया है, ठीक है। इसी टाइम पर यहां पर मगध भी अपना फैलाव कर रहा है। अभी मगध को कोई मतलब नहीं है, यहां पर ये सिस्टम हो रहा है, मगध अपना क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि मगध अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट इनसे संघर्ष हो। यदि मगध की सीमा गंधार तक होती तो ईरानियों से संपर्क होता, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ और बात यही की यही खत्म हो गई। तो ये भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हकमानी वंश ईरानियों के द्वारा था, डेरियस प्रथम। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन ये आएगा कि ईरानियों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा भी या नहीं। ईरानी आक्रमण का प्रभाव, ईरानी आक्रमण का प्रभाव। तो देखो इस ईरानी आक्रमण का सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि भारत के इस क्षेत्र में भैया भारतीयों ने ईरानियों से अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला सीखी। अभिलेख उत्कीर्ण करने, अभिलेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत होती है। और खासकर मौर्य शासक अशोक ने
अभिलेख उत्कीर्ण करना ईरानियों से ही सीखा। अभिलेख उत्कीर्ण करना किससे सीखा? ईरानियों से। मौर्य साम्राज्य में अशोक आएगा, बहुत सारे अभिलेख उसने भारत में स्थापित किए। तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो ट्रेडिशन था वो कहाँ था? ईरान में था। भारत में कोई हमको ऐसा अभिलेख दिखाई नहीं देता है इतने बड़े पैमाने पे, जितने बड़े पैमाने पे जैसे हम देखो वैदिक कार्यों का भी जो अभिलेख मिलता है हमको बोगजगोई में मिलता है, वो भी वही क्षेत्र है। कस्सी का अभिलेख मिलता है, वो भी वही क्षेत्र है। तो वहां पे क्या है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो परंपरा बहुत पुरानी थी, तो वो परंपरा अब भारत में भी शुरू हो जाएगी। और सबसे ज्यादा कौन अपनाएगा? अशोक। अशोक ने तो क्या है, अभिलेखों की लाइन लगा देगा। पूरा साम्राज्य में अभिलेख, पूरे साम्राज्य में उसने अभिलेखों की स्थापना करी थी। दूसरा, अशोक जो अभिलेख स्तंभ कराएगा उसमें कुछ क्या है, वो स्तंभ लेख स्थापित करवाता है। स्तंभ लेख, स्तंभ लेखों में घंटाकार आकृति, घंटाकार आकृति, स्तंभ लेखों में घंटाकार आकृति ईरान से प्रभावित होकर ही अपनाई है। ईरान से प्रभावित होकर। तीसरा, भारत में छत्रप प्रणाली की शुरुआत। छत्रप, छत्रप मतलब होता है प्रांत को वो लोग छत्रप कहते थे और हर प्रांत पे एक छत्रप की नियुक्ति कर देते थे। तो ये जो छत्रप प्रणाली है ये भी ईरानियों की ही देन है। चौथा, सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सिक्के का प्रथा ही नहीं थी, ईरानियों से हमने मुद्रा छापना सीखना। हमने देखा मगध में आहत मुद्रा मिलना चालू हो गई थी, जब तक ईरानी मगध तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मगध में भी हमको आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन मिल रहे थे। लेकिन ईरानियों के सिक्के अच्छी क्वालिटी के थे। तो इन सिक्कों से ही फिर क्या है, भारत में जो मुद्राओं का खासकर क्या है, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा को वो लोग डेरिक कहते थे। डेरिक, कोई डेरियस के नाम से डेरिक। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन हुआ। चांदी, चांदी के सिक्के का प्रचलन हुआ। तो सिक्कों का प्रचलन भी ईरानियों का प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवा प्रभाव, पांचवा प्रभाव है व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग, देखो ये जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के आसपास जो है वो प्राचीन काल से व्यापारिक मार्ग है, जिसको आगे चल के हम कहेंगे सिल्क रूट। सिल्क रूट, आगे चल के इसका नाम रखाएगा सिल्क रूट। और सिल्क रूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रास्ते से मुख्य रूप से मसाले और सिल्क का व्यापार होता था। रेशम, दो चीज का व्यापार होता था प्राचीन काल में, मसाले और सिल्क का। और देखो रूट वही है, क्या कहते हैं, काबुल, गजनी, हेरात, कंधार और नॉर्थ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और फिर ये क्षेत्र आगे चल के भारत में एक मार्ग है जिसको नाम देके आगे देखो नाम दिखाई देगा, उत्तरापथ। उत्तरापथ, उत्तरापथ कहां से? ये गंधार, पंजाब, दिल्ली के पास से फिर मगध पहुंचता है। उत्तरापथ ये मेन व्यापारिक मार्ग था। और एक मार्ग था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ कहां? कोई मगध से एक रूट कटता था और उज्जैन आता था, और विदिशा, विदिशा से उज्जैन, और उज्जैन से फिर दक्षिण भारत तक पहुंचता था।
तो ये उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ ये आगे जाके सीधे सिल्क रूट में मिल जाते हैं। तो ये सिल्क रूट एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है एशिया और यूरोप के मध्य, इसी से अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका उस समय का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग। जो सिल्क रूट पर कब्जा करता था वही साम्राज्य लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। मतलब सिल्क रूट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे इतिहास में, पूरा वर्ल्ड इतिहास में सिल्क रूट की इतनी ज्यादा महत्ता है कि इस सिल्क रूट पे ही कब्जे के लिए सारी लड़ाई है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार का मार्ग है, चीन से लेके यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है। और मसाले, वो जो व्यापार का होगा, मसाले और सिल्क का, कपड़े, सिल्क, मसाला, यही और छोटी मोटी चीज और भी थी लेकिन इनका मेन होता था। तो जिसके पास सिल्क रूट है, हर व्यक्ति क्या है सिल्क रूट के आसपास, मतलब ये मेन हाईवे है उस समय का। भारत के दो हाईवे उत्तरा पथ दक्षिणा पथ इसी से कनेक्टेड थे। यहीं से मसाले निकल के क्या है सिल्क रूट के जरिए यूरोप पहुंचते थे। चीन से रेशम निकल के यूरोप पहुंच रहा, अफ्रीका पहुंच रहा है। बंगाल से भी जो सामान निकल रहा है वो भी बंगाल में भी सिल्क का उत्पादन है, वो भी सब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक थे। तो देखो इन ईरानियों के आगमन के पश्चात नए व्यापारिक मार्गों की शुरुआत हुई और जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे और ज्यादा मजबूत हुए। मतलब व्यापार वाणिज्य अब और बढ़ेगा। इस व्यापार वाणिज्य का सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा क्योंकि देखो ये जो मसाला है यही मसाला भारत को अमीर बनाएगा। यूरोप को मसाले की आवश्यकता है और इस समय से देखो भारत मसालों का निर्यात कर रहा है। मसाले निर्यात करेगा, फिर मसालों के बाद भारत का हैंडीक्राफ्ट फेमस होगा यूरोप में और फिर हैंडीक्राफ्ट से हम पैसा कमाएंगे। तो ये जो पूरा सिल्क रूट है, ये जो पूरा व्यापारिक मार्ग है, ये भारत को संपन्नता प्रदान करेगा। ठीक है ना। तो ईरानियों के आगमन से ये व्यापारिक मार्ग भी मजबूत होता है। फिर और क्या प्रभाव है इन ईरानियों के आक्रमण का? इसका एक प्रभाव और यह है कि पश्चिमोत्तर भाग में कुछ शब्द प्रचलित हो गए। पश्चिमोत्तर भारत में कुछ नए शब्द प्रचलित हो गए। पश्चिमोत्तर भारत में कुछ नए शब्द प्रचलित हो गए। जैसे एक शब्द ईरानी लोग यूज करते थे दीपी, दीपी की जगह ये लोग क्या यूज करने लगे? लिपि। मतलब देखो जो पश्चिमोत्तर भारत में जो लिपि शब्द था वो ईरानी शब्द दीपी का ही रूप है। दीपी को क्या कहने लगे? लिपि। एक और ईरानी शब्द यूज करते थे निपिष्ठी। निपिष्ठी, निपिष्ठी मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख, ठीक है ना। तो आज हम जिसको अभिलेख कह रहे हैं उसका वास्तविक शब्द ईरानी क्या उपयोग करते थे? अभिलेख। तो कुछ नए शब्द हमको देखने को मिलते हैं। और परिवर्तन क्या होता है? ईरान के प्रभाव से अरेमाइक लिपि की शुरुआत होती है। 7वां पॉइंट लिखना, अरेमाइक लिपि। अरेमाइक लिपि की शुरुआत, अरेमाइक लिपि की शुरुआत होती है और इसी अरेमाइक लिपि से आगे चलकर खरोष्ठी लिपि का उद्भव होता है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव, खरोष्ठी लिपि का उद्भव। अभी अब अशोक पढ़ेंगे तो अशोक के कुछ अभिलेख इस क्षेत्र में स्थापित किए हैं, तो अरेमाई और खरोष्ठी लिपि में। तो जो लिपि है उस क्षेत्र में ईरानियों के आक्रमण के बाद ही अस्तित्व में आती है। तो देखो ये ईरानी आक्रमण था। ईरानी आक्रमण का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव तो भारत पर पड़ा नहीं क्योंकि देखो कुछ सीमित क्षेत्र में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन तो पूछी जा सकता है कि ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सीधे सीधे ये 50-60 शब्दों में 5-6 पॉइंट लिख देना। बाकी ईरानी भारत पर पहला विदेशी आक्रमण था। ईरानी आक्रमण जो उसमें फैक्ट था वो आपने बता दिया और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना। और देखो ईरानी आक्रमण 516 या 518 के आसपास होता है, ईसा पूर्व के आसपास होता है। उसके बाद की ज्यादा जानकारी नहीं है।
कि डेरियस प्रथम का लड़का, फिर उसके पास कितना साम्राज्य बसता है, आगे तो वो नहीं बढ़े थे, ठीक है ना। अब दूसरा विदेशी आक्रमण होता है भारत पर, जिसको कहते हैं यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। और जो यूनानी आक्रमण हुआ था वो सिकंदर के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए कहते हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर था क्या? यूनानी था, यूनान से निकला था, यूनान। और यूनान और उस सिकंदर की राजधानी क्या थी? मैसेडोनिया या मकदूनिया। ये यूनानी ग्रीक है, आजकल उसको ग्रीस कह रहे हैं, और इनकी राजधानी थी मैसेडोनिया, मैसेडोनिया या मकदूनिया, 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 यूनान। अब देखो, यूनान प्राचीन काल में ज्ञान और विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। बहुत बड़े बड़े थिंकर, प्रोटोगोरस, पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, पार्मेनिडाइड, सब यूनान में। मतलब देखो, इतिहास में कॉमन बिंदु, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में ज्ञान का विस्फोट होगा। बौद्ध, जैन, अजीवक संप्रदाय, अजीत केश कम्बलिन और बहुत सारे एक से एक विद्वान व्यक्ति होते हैं जो अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। इसी समय यूनान में भी ज्ञान का विस्फोट हुआ है, और यहां पे भी एक से एक बड़े दार्शनिक, मतलब ये एक इत्तेफाक है कि जिस समय भारत में दार्शनिकों का बोलबाला था, उसी समय यूनान में भी, और फिर आगे जाके यहां से भी खत्म और यूनान से भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वही यूनान है, वही ग्रीस है, वही ग्रीक है। अब तो थोड़ा थोड़ा सब में अंतर हो गया है, मैसेडोनिया को उन्हें अलग देश घोषित कर दिया, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन छोटी छोटी ये है कि ये छोटा सा प्रांत था, ये छोटा सा प्रांत था। और देखो, आप मैप में देखोगे बिल्कुल नीचे है, ये पूरा पहले यूरोप को जीतते हुए भारत की तरफ जाता है, इसलिए सिकंदर को कहते हैं विश्व विजेता। हालांकि सिकंदर का विश्व बहुत छोटा था, क्योंकि उस समय देखो अमेरिका की खोज तो हुई नहीं थी, और सिकंदर भारत में भी प्रवेश नहीं कर पाता है, केवल भारत की सीमा से लौट जाता है। इसलिए सिकंदर सही अर्थों में कोई विश्व विजेता भी नहीं था, क्योंकि वो तो आधा विश्व भी नहीं जीत पाया था, बहुत थोड़े से हिस्से को वो जीतता है। लेकिन वो जो क्षेत्र जीतता है, वही क्षेत्र क्या है? सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बिंदु है उस समय। अमेरिका का तो अस्तित्व भी नहीं आया था, तो जो वो क्षेत्र जीत रहा है वो मेन क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब भारत पर जो दूसरा विदेशी आक्रमण होता है वो सिकंदर के नेतृत्व में होता है, और उसको क्या कहते हैं हम? भारत पर यूनानी आक्रमण। और ये होता है सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा सिकंदर के बारे में एक दो बिंदु याद रख लेना, कि ये जो सिकंदर था, इसके पिताजी फिलिप द्वितीय और मां का नाम था ओलंपिया। और ओलंपिया, फिलिप द्वितीय और ओलंपिया। इसने, ये जो इसका माता पिता, और ये जो सिकंदर है अलेक्जेंडर, इसने ईरान के शासक को हराया। और ईरान का शासक था डेरियस तृतीय, डेरियस थर्ड, डेरियस तृतीय। और इस ईरान के शासक को हराने के बाद सिकंदर की उपाधि इसने धारण की थी, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर महान कहलाया, दारा तृतीय को हरा के, क्योंकि उस समय जो ईरान था वही सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था
ये हुआ था 331 ईसा पूर्व में। कब? 331 ईसा पूर्व। और इसको इतिहास में नाम दिया जाता है आरोबेला या गोगेबेला का युद्ध। आरोबेला या गोगेबेला का युद्ध। आरोबेला या गोगेबेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखो 331 ईसा पूर्व में यह जीत लेता है ईरान। और देखो पहले ही हमने देखा था कि डेरियस प्रथम ने कहां तक भारत तक के क्षेत्र को जीता था। अब जब 331 में ये उस क्षेत्र को जीत लेता है, फिर ये भारत की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उस समय मध्य एशिया में ये हकमानियों का ही साम्राज्य सबसे बड़ा था, तो पूरा मध्य एशिया उसने जीत लिया। फिर ये आता है भारत, और भारत में पहुंचता है ये 326 ईसा पूर्व। कब पहुंचता है? 326 ईसा पूर्व। अब इस समय भारत में भी क्या है, छोटे छोटे राज्य थे। इस समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर कोई बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं था। जैसे यहां पर मगध हो चुका था, मगध बहुत बड़ा एम्पायर था, नंद वंश कर रहा था पूरे भारत पर रूल, लेकिन इस क्षेत्र में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो देखो इसका सबसे पहले मुकाबला होता है आम्भी से। आम्भी, और आम्भी था, आम्भी था सिंधु और झेलम के बीच का शासक। सिंधु नदी और झेलम के बीच, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र था, वहां का शासक कौन था? आम्भी। आम्भी सरेंडर कर देता है, नहीं लड़ा सिकंदर से और सरेंडर कर देता है, उससे हाथ मिला लेता है। सिकंदर ने बिना लड़े इस क्षेत्र को जीत लिया। अब उसके आगे बढ़ता है, आगे झेलम और चिनाब, झेलम व चिनाब, झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो राजा था वो था राजा पोरस। राजा पोरस, राजा पोरस सरेंडर नहीं करता है और युद्ध करता है, और यही युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व। इसको कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच या झेलम या वितस्ता का युद्ध। हाइडे स्पीच, झेलम या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में। ये हाइडे स्पीच क्या है, यूनानी ग्रंथों में इसका, इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, इसलिए झेलम का युद्ध कहलाया जाता है। और देखो इसमें राजा पोरस की लड़ाई होती है किस किस से? सिकंदर रहता है, सिकंदर का साथ देता है आम्भी, और आम्भी का एक और दोस्त था शशिगुप्त, वो भी छोटे से क्षेत्र का शासक था, और ये राजा पोरस से लड़ता है। राजा पोरस अकेला लड़ता है। राजा पोरस की इस युद्ध में हार होती है, ठीक है ना। हार होने के बाद भी सिकंदर उसके पराक्रम को देख के खुश होता है कि तुमने विश्व विजेता सिकंदर से लड़ाई लड़ी और बहुत भयंकर युद्ध लड़ा। उसका राज्य उसको वापस दे देता। वापस दे देता मतलब क्या है, अब राजा पोरस भी किसके साथ हो गया? सिकंदर के साथ हो गया। तो सिकंदर देखो झेलम और चिनाब और ये पूरे क्षेत्र को उसने जीत लिया, ठीक है। आम्भी पोरस दोनों का क्षेत्र किसके पास आ गया? सिकंदर। उसने वो पोरस को क्षेत्र लौटा दिया, लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है कि वो सिकंदर के अधीन ही है। अब आगे वो बढ़ता है तो रावी और व्यास, रावी व व्यास नदी, इन दोनों के बीच क्या है? छोटे छोटे गणतंत्र थे, गणराज्य थे। इन गणराज्यों से सिकंदर का संघर्ष होगा। कौन कौन से थे? कल भी हमने नाम देखा था, शिवी, मालव, शिवी, मालव, क्षुद्रक, अगस्तलोई, अगस्तलोई, अश्वक और पाटल, और भी बहुत सारे थे। ये छोटे छोटे गणराज्य थे, राजतंत्र नहीं था, यहां पर क्या था? गणतंत्र था।
एक एक गणतंत्र को हराने में सिकंदर को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि इन्होंने बहुत ताकतवर प्रतिरोध दर्ज किया। पूरा की पूरा साम्राज्य, मतलब जो इनका गणतंत्र था, एक एक महिला, एक एक पुरुष सिकंदर के खिलाफ युद्ध में भाग लेते हैं। और ये जब मालव गणराज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, इस इनसे लड़ते हुए सिकंदर घायल हो जाता है। सिकंदर कोई घायल, अब सिकंदर घायल हो गया तो स्वाभाविक सी बात है सिकंदर का दिमाग खराब होगा, तो वो पूरे मालव गणराज्य को समाप्त कर देता है। एक एक स्त्री, पुरुष, बच्चे, सबका खात्मा कर देता है। अब कहने को तो सिकंदर के आगे शब्द यूज किया जाता है सिकंदर महान, लेकिन ये उस सिकंदर के इतिहास में कलंक है कि उसने पूरे मालव के गणतंत्र को समाप्त कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, सबको मार डाला। सिकंदर हत्या। तो ये एक तो मालव गणराज्य। दूसरा क्या है, अश्वक जो गणराज्य था, ये अश्वक गणराज्य। इस अश्वक गणराज्य की राजधानी थी मस्सग। इसकी राजधानी क्या थी? मस्सग। यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों ने सिकंदर से लड़ाई ले ली। सिर्फ युद्ध हुआ था, युद्ध में सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियों ने भी भाग लिया था। तो देखो पूरा गणराज्य सिकंदर के विरुद्ध लड़ा। फिर ये जो अगस्त लोई गणराज्य था, इस अगस्त लोई गणराज्य में महिलाओं ने आत्महत्या करी थी। आगे चलकर इसको हम जौहर शब्द कहते हैं। जौहर रहता ना सामूहिक आत्महत्या, तो महिलाओं ने यहां पर सामूहिक आत्महत्या की थी अगस्त लोई गणतंत्र में। और फिर सिकंदर इस व्यास नदी के तट पर एक छोटा सा क्षेत्र था पाटल, इसके आगे से तक पाटल सिकंदर का भारत में अंतिम सैन्य अभियान था। सिकंदर का अंतिम सैन्य अभियान, अंतिम सैन्य अभियान था। और व्यास नदी के तट से ही सिकंदर वापस लौट जाता है। व्यास नदी के तट से ही सिकंदर वापस लौट जाता है। और सिकंदर भारत में केवल 19 महीने ही रहता है। ये भी पेपर में पूछा गया है, कितने महीने थे सिकंदर का वास? केवल 19 महीने। अब यदि सिकंदर व्यास नदी के आगे बढ़ता तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत का पूरा इतिहास डिफरेंट होता, क्योंकि वो आगे के क्षेत्र को जीतते जाता और पूरा भारत क्या है, यूनान का ही हिस्सा हो जाता। लेकिन सिकंदर आगे नहीं बढ़ पाया। अब आगे नहीं बढ़ पाया उसके बहुत से कारण। सिकंदर तो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सिकंदर की सेना, सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब इनकार के बहुत सारे कारण बताए गए हैं। एक कारण तो ये बताया गया है कि सिपाही सिकंदर जो लेके निकला था बहुत लंबे समय से युद्धरत थे, क्योंकि देखो उसने पहले ईरान को हराया 331 ईसा पूर्व में, और उसके पहले से भी युद्ध कर रहा था। मतलब 5-10 साल हो गए हैं उनके सिपाहियों को निकले हुए युद्ध के लिए। तो बहुत से सिपाहियों का मनोबल टूट चुका था, वो घर वापस जाना चाहते थे। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या क्या थी? तो इसके आगे बढ़ना मतलब मगध साम्राज्य की सीमा इससे प्रारंभ हो जाती। मगध यहां तक आ चुका था। इस समय मगध में नंद वंश चल रहा है, और नंद वंश की जो साम्राज्य था वो इनकी सीमा से मिलने लगा। ये जो महापद्मानंद था, इस समय वो घनानंद था, सॉरी घनानंद इस समय नंद वंश की गद्दी पर बैठा है। तो नंद वंश के बारे में ये खबर थी कि नंदों के पास हाथियों की सेना है, और सिकंदर के सिपाहियों ने हाथी जैसी कोई चीज देखी नहीं थी, बस सुना था कि कोई बहुत बड़ा जानवर होता है, और उसका एक बहुत हाइपोथेटिकल कल्पना करी थी कि भैया पूरी सेना को रौंद देता है। तो उन्होंने कहा इतने बड़े जानवर से अपन कैसे लड़ेंगे? तो उन हाथियों का भी एक डर था कि उनने आगे बढ़ने से मना कर दिया। यदि आगे बढ़ता तो नंदों से सिकंदर का युद्ध होता। अब नंदों से सिकंदर का युद्ध होता तब कहानी कुछ और
देखने को मिलती, लेकिन वो युद्ध हो ही नहीं पाया और सिकंदर यहीं से वापस लौट गया। मतलब देखो सिकंदर पराजित नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर को बिना पराजित हुए लौटना पड़ा, क्योंकि सिकंदर सिकंदर अकेला क्या कर लेता है, यदि सेना ही लड़ने से, सेना का मनोबल ही नहीं है लड़ने का, सिपाही का मोरल डाउन है, तो आप युद्ध कैसे लड़ोगे। तो सिकंदर यहां से वापस हो जाता है। बस इतनी ही है सिकंदर की कहानी, और कुछ ज्यादा सिकंदर भारत में नहीं कर पाया। ये कुछ क्षेत्रों को जीतता है और उसको जीतने में भी बहुत परेशानी हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से जीत लिया। आम्बी ने जरूर सरेंडर कर लिया, लेकिन देखो पोरस ने बहुत संघर्ष किया। फिर ये छोटे छोटे गणतंत्र भी बहुत ज्यादा परेशान उसको करते हैं, लेकिन कुल 19 माह का प्रवास सिकंदर का समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो सिकंदर तो आता है और चला जाता है। 326 ईसा पूर्व आता है, 19 महीने के प्रवास के बाद वापस लौट जाता है। और वापस लौटते समय उसकी ईरान इराक के बेबीलोन बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ईरान के बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। इराक के बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व। अब देखो सिकंदर के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि सिकंदर तो विश्व इतिहास का बात हो जाता है। हमको तो सिलेबस में केवल भारत का इतिहास है, तो भारत के इतिहास में सिकंदर की कहानी केवल इतनी ही, और ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हमको क्वेश्चन यही आएगा कि सिकंदर के आक्रमण का या यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने ईरानियों के आक्रमण के प्रभाव को देखा था, तो ये यूनानी भी भारत पर क्या कोई प्रभाव उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखो यूनानी आक्रमण या सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव की बात है, तो एक इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ का कहना था कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस हो गया। सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, मतलब उसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। आंधी तूफान, उसका कहने का मतलब क्या था, आया क्विक और तुरंत चला गया। 19 महीने तो रहा कुल, तो आंधी की तरह आया और वापस चला गया। मतलब सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि यूनानी या सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाई वो यहाँ पर रहता, यहाँ की साम्राज्य व्यवस्था को चलाता, कुछ नए सिस्टम अडॉप्ट करता, शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन, कुछ भी तो नहीं करा। वो शासन करी कहां पर का है, वो तो केवल युद्ध लड़ते रहा, युद्ध लड़ते ही लड़ते वो वापस हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया वो। तो ले देके ये विंसेंट स्मिथ का ये कहना है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं था। लेकिन विंसेंट स्मिथ गलत था, प्रभाव तो पड़ा, प्रभाव तो पड़ा, और प्रभाव पड़ा, और वही प्रभाव हमको देखना है कि क्या प्रभाव पड़ा। देखो जब सिकंदर भारत से वापस लौटता है, तो सिकंदर अपने साम्राज्य को बांट कर जाता है। ऐसा नहीं है कि वापस लौट गया, तो वो अपना साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बांटता है। देखो वो सिंधु नदी के उत्तर एवं पश्चिम का हिस्सा फिलिप को देता है। सिंधु नदी के उत्तर एवं पश्चिम का हिस्सा, उत्तर एवं पश्चिम का हिस्सा किसको देता है, फिलिप को, उसका उत्तराधिकारी फिलिप। सिंधु के दक्षिण का भाग देता है पिथोन को। सिंधु के दक्षिण का भाग किसको देके जाता है, पिथौन को। पिथौन झेलम और सिंधु के बीच आंधी, सिंधु टू झेलम, सिंधु से झेलम के बीच कौन, आंधी।
ठीक है। और झेलम से व्यास पोरस, झेलम से व्यास तक के बीच का क्षेत्र किसको दे जाता है? पोरस को। और कश्मीर का हिस्सा देता है अभिसार को, कश्मीर का हिस्सा देता है अभिसार को, कश्मीर का हिस्सा देता है अभिसार को। ठीक है। तो देखो ये 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर वापस लौटता है तो साम्राज्य, वो 326 के बाद 325 के आसपास जब सिकंदर भारत से लौटता है तो साम्राज्य के इतने हिस्से कर जाता है। लेकिन फिर क्या है, 323 ईसा पूर्व में क्या है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती। तब मृत्यु होगी तो साम्राज्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी मृत्यु के बाद वहां पर ईरान में 321 ईसा पूर्व में एक संधि होती है। 321 ईसा पूर्व में एक संधि होती है और संधि का नाम है टिम्पेंट्रिस की संधि। ट्रिपेंट्रिस, सॉरी, ट्रिपेंट्रिस, ट्रिपेंट्रिस की संधि, ट्रिपेंट्रिस की संधि होती है। और उस ट्रिपेंट्रिस की संधि के बाद साम्राज्य को फिर नए सिरे से बांटा जाता है। सिकंदर के उत्तराधिकारी फिर नया बंटवारा करते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये सिकंदर अपने साम्राज्य की व्यवस्था ऐसे करके गया था, सीधे चला नहीं गया था, उसने साम्राज्य को अपना बंटवारा करके गया था। हमको तो प्रभाव देखना है कि सिकंदर या यूनानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे। तो देखो सबसे पहला प्रभाव तो क्या है, व्यापारिक मार्गों की शुरुआत, व्यापारिक मार्गों की शुरुआत, और स्थल और जल दोनों, स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों। क्योंकि देखो सिकंदर आया तो स्थल मार्ग से था लेकिन गया कहां से था, जल मार्ग से, जल मार्ग। तो दोनों नए मार्ग उसने विकसित किए थे और लोग फिर उसको क्या है, उसके पीछे व्यापारी आने जाने लगे तो नए व्यापारिक मार्गों की शुरुआत होती है। उसका जल सेनापति का नाम रहता है नियारकस। वो नियारकस के नाम से यहाँ पर एक शहर भी बसाएगा। लेकिन आप तो बस याद रखो कि नए व्यापारिक मार्गों की शुरुआत होती है। दूसरा सबसे, हाँ क्या, हाँ हाँ यूनानी। अब देखो ये जो यूनानी है ना, ये लंबे समय तक भारत से व्यापार चलेगा। इतिहास में पढ़ते हैं भारत और यूनान के बीच व्यापार, बहुत लंबे समय तक इस मार्ग का उपयोग किया जाएगा व्यापार के लिए। क्योंकि देखो ये जल और स्थल दोनों मार्ग विकसित कर देता है और जल मार्ग व्यापार के लिए ज्यादा उचित रहता है। तो ये लंबे समय तक फिर इस यूनानियों के साथ भारत का व्यापार चलेगा। अभी देखेंगे भारत पर मौर्य साम्राज्य जाएगा तो मौर्यों और यूनानियों के बीच व्यापार चलेगा, वैवाहिक संबंध भी स्थापित होंगे मौर्य और यूनानियों के बीच, और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। दूसरा, यूनानियों के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ता है कि भारत में क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत होती है। क्रमागत इतिहास की शुरुआत होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है यूनानियों का भारत पर कि भारत पे क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत होती है। देखो भारत में इस समय क्या है, इतिहास लेखन की कोई परंपरा है नहीं, लेकिन यूनानी बहुत तेज इतिहास लिख रहा है। और ये जो हमको जितनी जानकारी मिल रही है ना, ये सब यूनानी लेखों से ही मिल रही है। यूनानी लेखों से ही मिल रही है। मतलब 326 में सिकंदर आया, ये कौन बता रहा है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। यूनानी ग्रंथ बता रहे हैं कि सिकंदर 326 में आया, फिर यहां पर ये युद्ध हुआ, फिर यहां पर ये संधि हुई, फिर इसमें वापस चला गया और फिर ये प्रांतों को बना गया था। तो यूनानी आगे भी यहां तक रहे और यहां पर क्रमागत इतिहास की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो ज्यादातर इतिहास है यूनानी ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। भारत में तो कोई ज्यादा उसका इतिहास ही नहीं है। अभी देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी का इतिहासकार सेंट्रोपोर्ट्स कहते हैं, पता ही नहीं था। बाद में अंग्रेज इतिहासकार, अंग्रेज जब इतिहास लेखन कर रहे थे भारत का,
तब उन्होंने इस सेंट्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की, और तब ये इतिहास आगे लिखा गया कि यार मगध का शासक कोई सेंट्रोकोट्स था जिसका यूनानियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित, और बहुत पूरा इतिहास। तो जो क्रमागत इतिहास है ना, टाइम पीरियड के हिसाब से कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड ही हमको नहीं पता था, ये यूनानी ग्रंथों से पता चलता है। तो यूनानियों का सबसे मेन, हमको उनका योगदान नहीं है, लेकिन हमको हमारा इतिहास तो पता चल रहा है, तो यहीं से फिर क्रमागत इतिहास की शुरुआत हो रही है। देखो इसके पहले हमने टाइम के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, हर्यक वंश कब से कब तक था, नाग वंश कब से कब तक था, और नंद वंश का भी कोई टाइम पीरियड कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन अब निश्चित हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, यूनानी और यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन। तीसरा, यहां पर कला की एक नई शैली विकसित होती है, गांधार शैली। गांधार शैली की शुरुआत होती है। देखो अभी शुरू नहीं होगी गांधार शैली, गांधार शैली का बीजारोपण होता मतलब उद्भव हो जाता है, और यहां इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक कला शैली। हेलेनिस्टिक कला शैली भारत में आगे चल के मूर्ति निर्माण की एक नई कला विकसित होगी, गांधार शैली। तो एक गांधार शैली पर यूनानियों का प्रभाव है, यूनानियों के संपर्क से ही हम वो गांधार शैली शुरू करते हैं भारत में। चौथा प्रभाव होता है, भारत में नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, भारत में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो देखो सिकंदर ने एक नगर बनाया, निकैया। निकैया ये था झेलम नदी के तट पर। कहां पर? झेलम के किनारे। निकैया का मतलब होता है विजय का नगर, विजयनगर कह सकते हैं इसको, विजय नगर। एक नगर निकैया बसाया, दूसरा बसाया बुके फैला, उसके घोड़े का नाम था, और घोड़े की जहां पर मृत्यु हुई थी वहां पर उनने का एक बड़ा नगर बसाया जाए, किसके नाम से? बुके फैला, उसके घोड़े के नाम से, ठीक है ना। और सिंधु नदी के तट पर उसने एक सिकंदरिया नगर बसाया। सिकंदरिया कहां पर? सिंधु नदी के तट पर सिकंदरिया नगर बसाया, ठीक है। तो ये यूनानियों का प्रभाव था, नगरीकरण। पांचवा प्रभाव लिखेंगे, यूनानियों के संपर्क से भारत में उलूक शैली के सिक्के प्रचलित हुए। उलूक शैली के सिक्के प्रचलित हुए। उलूक शैली के सिक्के प्रचलित हुए। ज्योतिष, हेरा चक्र, ये सब। देखो ज्योतिष भारत में भले आज ज्योतिष जिस रूप में हो, वैदिक ज्योतिष की भी बात करेंगे, लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनानियों का ऋणी है। आगे चल के देखेंगे भारत के जो बड़े ज्योतिषकार हैं वो खुद ये लिख रहे हैं कि यूनानियों ने हमको बहुत कुछ सिखाया। सप्ताह के 7 दिन, मतलब 7 दिन का होगा सप्ताह, ये भी हमने यूनानियों से ही सीखा था, ठीक है ना। तो देखो ये जो भारत पे यूनानी आक्रमण का प्रभाव है, ठीक है। और चाहो तो एक प्रभाव और हम लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण या यूनानियों के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो गणतंत्र थे वो कमजोर हो गए, नष्ट हो गए, और इसका प्रभाव, इसका फायदा किसको मिला? चंद्रगुप्त को। अभी चंद्रगुप्त मौर्य आएगा और ये पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा। तो ये पूरा क्षेत्र सिकंदर नष्ट करके चला गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और इस बर्बाद क्षेत्र को वो जीत के अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेगा, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो सिकंदर, जैसे विंसेंट स्मिथ कह रहा है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, तो बात सही है, 19 महीने में कोई क्या ही कर लेगा,
भाई प्रभाव तो तब कहेंगे जब वो यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन करता है, लेकिन वो तो 19 महीने रहता है और 19 महीने में भी केवल युद्ध करता है। तो ये बात तो सही है कि तात्कालिक रूप से यूनानी आक्रमण का हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिकंदर आया, युद्ध करता और वापस लौट जाता है। देखो क्षेत्र भी इन्हीं लोगों को सौंप गया, आम्बी को सौंप गया, पोरस को सौंप गया, ये भी सब यहीं के लोग थे, यहीं के शासक थे। तो इन्हीं को वापस अपना क्षेत्र भी सौंप के जाता है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करना, मैं तो जा रहा हूं। बात ठीक है। तो तात्कालिक रूप से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये बात सही है। लेकिन दीर्घकालिक रूप में देखेंगे तो यूनानी संपर्क से भारत प्रभावित होता ही होता है। मतलब आपसे पूछे तो बात सही है कि यूनानी आक्रमण का तात्कालिक प्रभाव तो नहीं था, कोई प्रभाव, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव जरूर पड़ा है। दीर्घकालिक, ये देखो, दीर्घकालिक प्रभाव जरूर पड़ा। और देखो ये प्रभाव हमने अभी देखा, ईरानी आक्रमण उसका भी कुछ प्रभाव था, यूनानी आक्रमण उसका भी कुछ प्रभाव था। और देखो प्रभाव का मतलब क्या है, भारत में कुछ नई चीजों की शुरुआत हो रही है। चाहे वो सिक्कों की बात की जाए, नगरीकरण की बात की जाए, या कोई भी बात की जाए, भारत में कुछ है। और देखो यही आक्रमण अब आते जाएंगे, ये है ना, ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, पहलव, लंबी श्रृंखला चलेगी। हर व्यक्ति आएगा, हर एक आक्रमणकारी भारत में कुछ नया करके जाएगा। इसीलिए कहते हैं भारत की संस्कृति विविधतापूर्ण है। भारत विविधतापूर्ण देश, क्योंकि हर चीज है, हर आक्रमणकारी आता है और भारत में कुछ जोड़ के चला जाता है, भारत में कुछ जोड़ के चला जाता है। तो जुड़ते जुड़ते क्या है, इतनी विविधता हमको देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी जब संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीज आपके ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के संपर्क में आया भारत, अलग अलग लोगों ने यहाँ पर शासन किया, तो कुछ नई चीजों की शुरुआत करते गए, तो वो भारत की संस्कृति क्या है, बढ़ती गई और एक इतनी विविधतापूर्ण संस्कृति हो गई। ठीक है, तो देखो ये भारत पर विदेशी आक्रमण है। अभी देखो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। भारत पर विदेशी आक्रमण तो लंबी कहानी है, हर टाइम पीरियड में भारत पर विदेशी आक्रमण होंगे ही होंगे। यही भारत का इतिहास है कि भारत में कभी विदेशी आक्रमण रुक नहीं पाए। रुके हैं तो केवल थोड़े दिन के लिए। कितने दिन के लिए? जब तक भारत पर कोई मजबूत शासक बैठता था। जैसे ही भारत का शासक कमजोर होता था, विदेशी आक्रमण चालू हो जाते थे। देखो जैसे ये 326 तक ये कहानी थी, सिकंदर आक्रमण होता है, सिकंदर वापस लौट जाता है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर के साम्राज्य को वो पुनः बांटते हैं 321 ईसा पूर्व में टिम्पेंटोर के तहत। अब ईरान और यूनान में जो हो रहा है वो बात की बात है। भारत में मगध साम्राज्य स्थापित होगा, मौर्य वंश, और मौर्य वंश अब क्या है, ये क्षेत्र जीत लेगा, काबुल, कंधार, यहाँ पर जहां पर यूनानियों का साम्राज्य, सबको खत्म कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य और पूरे क्षेत्र को जीत लेगा। अब भारत पर आक्रमण, विदेशी आक्रमण नहीं होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष यूनानियों से होगा, चंद्रगुप्त मौर्य उन यूनानियों को हराएगा भी। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठेगा, वो भी मजबूत शासक था, उसका भी यूनानियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसके बाद अशोक बैठता है, अशोक के भी मैत्रीपूर्ण संबंध रहते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं होता। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या है, भारत पर कमजोर शासक आएंगे और फिर अब होगा विदेशी आक्रमण। तो देखो विदेशी आक्रमण रुकेगा नहीं, ये हमको अंग्रेजों के आने तक दिखाई देगा, अंग्रेजों के आने तक दिखाई देगा। 1761 में भी देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, 1761 अंग्रेजी साम्राज्य आ चुका है भारत में, तब भी विदेशी आक्रमण हमको दिखाई देगा। तो ये अब रुकने वाला नहीं है, वो तो एक क्रम है। और देखो ये भी इतिहास में है कि आपको विदेशी आक्रमण पे भी एक शॉर्ट नोट तैयार रखना चाहिए कि भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों को समझाइए। तो आपको शुरू करना पड़ेगा ईरानियों से। आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, शुरुआत कर सकते हो आर्य से भी, क्योंकि आर्य भी मध्य एशिया से आए थे और यहाँ बसे थे। लेकिन हाँ, ईरानी तो प्रॉपर आक्रमणकारी के रूप में आए, ईरानी, यूनानी, और फिर लंबी कहानी है, आगे अपन को ये इतिहास में पूरा देखना है। ठीक है ना। तो देखो ये अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व हम भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसमें से केवल हमने राजनीतिक स्थिति समझी है। अब देखो तुम भूल गए होगे हम की पढ़ क्या रहे थे, राजनीतिक, राजनीतिक स्थिति के तहत ही हमने क्या देखा है, 16 महाजनपद देखे हैं। और इन 16 महाजनपदों में हमने क्या देखा था,
मगध का उत्कर्ष। ठीक है, फिर इन्हीं 16 महाजनपदों में हमने क्या देख लिया था, मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में बहुत सारे राजवंशों को देखा था। फिर हमने इन्हीं 16 महाजनपदों में कुछ गणतंत्र को देखा था और गणतंत्र के बारे में पढ़ा है। और इन्हीं में फिर हमने क्या देख लिया, इसी समय भारत पर होने वाला विदेशी आक्रमण, भारत पर होने वाला विदेशी आक्रमण, ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक सिनेरियो था। अब जैसे राजनीतिक देख लिया है, हमको आर्थिक देखना है, सामाजिक देखना है और धार्मिक देखना है। बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक भी और बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक और धार्मिक भी। क्वेश्चन आते ही आते हैं इस क्षेत्र से, ठीक है ना। तो इसमें आगे अपन अब कल देखेंगे।